हेलो। हम पढ़ रहे हैं कि ज्वालामुखी और भूकंप, और ये आपके सिलेबस के अंदर है। ईएमआरएस के अंदर, जो टीजीटी के अंदर, टीजीटी एसएस के अंदर सिलेबस है, उसके अंदर आता है। साथ के साथ जो हमारा पीजीटी का होगा, आगे जो मेंस पेपर होगा टीयर 2, उसके अंदर भी इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे उसका दो तरह से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। पहला कि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी इसमें क्लियर होंगे। दूसरा, जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो ज्वालामुखी में से आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाएं होती क्या हैं। ज्वालामुखी क्रियाएं बेसिकली वो घटनाएं होती हैं जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से ठोस के रूप में, तरल के रूप में या गैस के रूप में कोई भी मिश्रण पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर निकलता है, उसको हम ज्वालामुखी बोलते हैं। और इसमें कोई भी खगोलीय पिंड हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते जी पृथ्वी है, इसके अंदर आपके जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा है, क्षुद्र ग्रह है या धूमकेतु है, इनमें सभी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम पृथ्वी का एग्जाम्पल लेते हैं, पृथ्वी का जो आंतरिक तापमान है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और इतने अधिक तापमान के ऊपर जो पृथ्वी की आंतरिक अवस्था है वो बिल्कुल आपकी ठोस नहीं हो सकती, वो तरल तरल या गैस के रूप में हो सकती है, जिसके ऊपर अलग से एक चैप्टर में, अगर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है तो हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो वो क्या करता है कि ऊपर की तरफ उठता है, और जहाँ पर भी उसको कोई भी पृथ्वी के ऊपर कमज़ोर पार्ट दिखता है उसको वो तोड़कर बाहर की तरफ आता है। तो उसके रूप में जो बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। और अगर आप इसका बिल्कुल एक वो मानो कि एक कंक्रीट जो डेफिनेशन है वो क्या है, पृथ्वी की परत में से एक छिद्र या रंध्र होता है जिसके अंदर से गैसें, पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ जिसको हम लावा बोलते हैं, राख, भाप भाप आदि विस्फोट के दौरान बाहर निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। ऐसे वेंट पृथ्वी के ऐसे भाग में बन जाते हैं जहां पर पृथ्वी दूसरे क्षेत्रों से काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। जो आपकी ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं वो अंतर्जात प्रक्रिया के अंदर आती है। जो जैसे जैसे मतलब क्या होता है कि ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी अन्य प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो उसमें कुछ एक अंतर्जात और कहीं कुछ एक बहिर्जात जो आपकी है स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है, जिसको हम आगे आने वाले जो पार्ट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मैग्मा बनाम लावा। मैग्मा किसे कहते हैं और लावा किसे कहते हैं। मैग्मा एक ऐसा शब्द है जो जिसका प्रयोग पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पाया जाता है पिघला हुआ चट्टानों के रूप में, उस पदार्थ को हम मैग्मा बोलते हैं। ठीक है। और ये मुख्य रूप से मैग्मा एस्थोनोस्फीयर के अंदर मिलता है। या आप एक चीज बोल सकते हो, मैग्मा किसे कहते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्मा एक पदार्थ होता है जिसके अंदर पिघली हुई चट्टानें, गैसें, राख, जलवाष्प सब कुछ होता है, उसको हम मैग्मा बोलते हैं। ठीक है। एस्थनोस्फीयर उसका एक मुख्य रूप से सोर्स माना जाता है। और जब यह मैग्मा विस्फोट होने के बाद पृथ्वी की सतह के ऊपर आता है तो वहां पर केवल एक पिघला हुआ पदार्थ बन जाता है जिसको हम लावा बोलते हैं। ठीक है। यहाँ भी ये कह सकते हो कि मैग्मा ज्वालामुखी वेंट के से पृथ्वी की सतह पर आता है जिसको हम लावा बोलते हैं। अब ज्वालामुखी विस्फोट है उसकी भविष्यवाणी हम कैसे कर सकते हैं, हम किस प्रकार से हैं। पहला, जो हमारे पास पुराने भूकंप के आंकड़े होते हैं उसके अनुसार हम ज्वालामुखी विस्फोट के जो संभावित पूर्व संकेत के रूप में हम पहचान कर सकते हैं कि जो भी भूकंप के आंकड़े में भूकंप कब आया था, उसके कारण क्या था। मान लो कि किसी भी भूकंप के आने का जो कारण है वह आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो, तो हम ये मान सकते हैं कि जी हाँ, यहाँ पर क्या हो सकता है कि जी आने वाले समय में क्या आ सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम उसके ऊपर जो भूकंप होते हैं उसकी निगरानी रख सकते हैं। दूसरी है भूमि विकृति। भूमि विकृति का क्या मतलब होता है, मैग्मा की गति को दर्शाने वाली भूमि में जो परिवर्तन है उसको देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी हाँ, यहाँ पर है ना, इसका जो नॉर्मल कंडीशन में जो इसकी आकृति होती है उसके अंदर विकार आ गया है। तो हो सकता है कि इस क्षेत्र में
या कमज़ोर पड़ गया और कमज़ोर होने के कारण नीचे से कोई भी जो आपका मैग्मा बाहर आकर एक ज्वालामुखी का रूप ले सकता है। तीसरा है गैस उत्सर्जन और गुरुत्वाकर्षण परिवर्तन। ज्वालामुखी जो घटनाएं होती हैं उसके अंदर मुख्य रूप से गैस उत्सर्जन होता है, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तनों का हम विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जी हाँ, आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी आपका जो ज्वालामुखी वो आ सकता है। आपके स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम है। डायग्राम के अंदर मुख्य रूप से ये दिखाया गया है कि अलग अलग लेयर में, जैसे कि स्टार्टिंग में है वो पेरेंटिल मेल्टिंग ओरिजिनल ऑफ मैग्मा है, मैग्मा पिघला हुआ अवस्था में होता है। उसके बाद इसमें वो छड़ आती है जो ऊपर आके जो आपका मोह डिस्कंटिन्यूटी की बात करते हैं, मोहोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, वहां तक ये आता है। उसके बाद फिर ये एक वेंट के रूप में बाहर की तरफ जो आप लोगों को ऊपर जो धुआं सा दिखाई दे रहा है, तो वहां से आके जहाँ पृथ्वी की जहां पर भी इसको कमजोर परत मिलती है, वहां से वो क्या करता है, एक विस्फोट के रूप में बाहर की तरफ मैग्मा के रूप में या लावा के रूप में, धूल कणों के रूप में, आपके जलवाष्प के रूप में, वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाता है। ठीक है, इसमें आप लोग इसको डायग्राम को आसानी से देखोगे तो इससे आप लोगों को थोड़ा सा ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो कैसे और किस प्रकार से आते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर हम मुख्य रूप से ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी, ये वो ज्वालामुखी होते हैं जो बार बार फटते हैं। बार बार फटने का मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद फिर फट गया, थोड़ी देर बाद फिर फट गया, थोड़ी देर बाद फिर फट गया। तो जो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है वो मुख्य रूप से जो आपका रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशन के अंदर है, उसमें स्थित है, जिसमें न्यूजीलैंड है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, जापान और अमेरिका का पश्चिमी तट शामिल है। दुनिया भर के लगभग 90% भूकंप इसी एक क्षेत्र में आते हैं और उसका जो मुख्य कारण है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। और ये ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं वो टेक्टोनिक प्लेटों की गति और उनके अंदर जो टकराव होता है उसके साथ जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए हवाई में किलाउआ और ग्वाटेमाला में सांता मारिया, ये दो आपके ज्वालामुखी विस्फोट हैं जो प्लेट की जो गतियां हैं उसके ऊपर आधारित होता है। सेकंड है शुभ ज्वालामुखी, ये वो विलुप्त ज्वालामुखी है। ये जो है ये पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुए हैं, परंतु ऐसे ज्वालामुखी के अंदर अभी निकट भविष्य में कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है। तो परंतु ये सुप्त ज्वालामुखी भविष्य में कभी भी फट सकते हैं, मगर इनका कोई भी एक टाइम लिमिट नहीं होता। उदाहरण के लिए तंजानिया में स्थित है जो माउंट किलिमंजारो है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो एक शुभ ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है विलुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक ऐसे ज्वालामुखी जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं काफ़ी लंबे समय से, जिनके अंदर कोई भी हलचल या कोई भी जो विस्फोट है वो देखने को नहीं मिला है। उदाहरण के लिए गुजरात के अंदर जो धिनोदर हिल है वो इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद है विस्फोट की प्रकृति के अनुसार, पहला है सिल्ट वोल्केनोज। सिल्ट वोल्केनोज सबसे बड़े और सबसे कोमल ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं, जो मुख्य रूप से जिनका निर्माण है वो बेसाल्ट लावा से बनता है। ये कम विस्फोटकता वाल के साथ करते हैं, जब तक ये पानी वेंट के साथ संपर्क में न आए इनके अंदर से लगातार क्या आता रहता है, मैग्मा बाहर की तरफ आता रहता है। लावा फुहारों की तरह बहता है, वेंट के चारों ओर साइड शंकु बनता रहता है और फिर ये फैल जाता है। हवाई के जो ज्वालामुखी हैं वो इसके सील्ड वोल्केनोज के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, सील्ड का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जी इस प्रकार से एक वो बनती है कि आपको एक दो किनारे से देखने को मिलेंगे। उसके बाद है संयुक्त ज्वालामुखी, जिसको हम कंपोजिट वोल्केनिज्म बोलते हैं। ये इनकी तुलना में ठंडे और गाढ़े लावा फटते हैं। समय के साथ कई विस्फोट भी होते रहते हैं, जिसमें राख, पायरोक्लाइस्ट पदार्थ और लावा प्रवाह की परतें जमा होती रहती है। मयोन ज्वालामुखी है जो फिलीपींस के अंदर है, माउंट फूजी है जापान के अंदर है, और माउंट रेनियर है वाशिंगटन के अंदर। कुछ एक जो एग्जाम्पल हैं ये आपके हैं कंपोजिट वोल्केनोज के। प्रशांत का अग्निवलय कई संयुक्त ज्वालामुखी का ये भी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है काल्डेरा है, ये सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में जानता है, जो ऊपर की ओर बढ़ने की बजाय विस्फोटक के दौरान अंदर की ओर धंस जाता है। मतलब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कोई भी एक कटोरी बन गई है। परिणाम स्वरूप जो गड्ढों को, जो विस्फोट के बाद जो गड्ढे बनते हैं
वोल्केनोज के, उसको हम काल्डेरा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है फ्लड बेसाल्ट प्रोवेंसीज। ये ज्वालामुखी अत्यंत तरल लावा से बने होते हैं। जब भी विस्फोट होता है तो उस कंडीशन में जो लावा है एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है और वहां पर एक विशाल मोटी बेसाल्ट परत को ढक देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोवेंसीज। उसके बाद है मिड ओशनिक रिज वोल्केनोज। ये कौन से होते हैं, जो हमारा मिड एटलांटिक ओशन के अंदर एक रिज है वहां पर पानी के नीचे पाए जाते हैं और लगभग 65,000 किलोमीटर से अधिक दूरी में फैले हुए हैं। ये जो हमारी एटलांटिक रिज है या सेंट्रल रिज है, केंद्रीय कटक जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ लगातार फटते रहते हैं। तो ये जो इस प्रकार के हैं उसको हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज वोल्केनोज। उसके बाद हम बात करते हैं दुनिया भर में ज्वालामुखी कैसे वितरित है। दुनिया में जो अधिकांश ज्वालामुखी है वो मुख्य रूप से तीन पट्टियों में हम इसको परिभाषित करते हैं। पहला है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, सेकंड है मध्य विषुव पर्वतीय पेटी और तीसरी है अफ्रीका की रिफ्ट वैली वाली पट्टी। ये तीन मुख्य क्षेत्रों के अंदर पूरे संसार के अंदर जो आपके ज्वालामुखी है वो पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के स्थल रूपों को विभिन्न प्रकार क्या है। पहला है अंतर्वेशी ज्वालामुखी स्थल रूप। कभी कभी मैग्मा क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जम जाता है। उसके ऊपर क्या होता है कि कोई ना कोई अवरोध लग जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं वो बन जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्वेशी, इंट्रूसिव जिसको हम बोलते हैं, अंतर्वेशी जलवायु विशेषताएं कहते हैं। आपका ये जो मानचित्र पूरे वर्ल्ड का है, इसके अंदर आप लोगों को भूकंप और जो ज्वालामुखी है वो सारा का सारा आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया गया है कि कहाँ पर हमारे जो अलग अलग है, जैसे कि आप लोगों को दिखेगा रिंग ऑफ फायर दिखेगा, उसके बाद भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर होते हैं, कुछ एक जो आपका हॉटस्पॉट इसके ऊपर दिखाए गए हैं मानचित्र के ऊपर। तो आप लोगों को ये चीज़ समझने में सहायता मिलेगी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे ज्वालामुखी है वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और किस प्रकार से वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको मानचित्र को ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें, इनका जो विषय वितरण है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है बैथोलिथ। इसकी जो पहली स्थलाकृति है ये विशाल है, अनियमित आकार के आग्नेय चट्टान के द्रव्यमान है जो बड़े मैग्मा है वो जब गहराई के अंदर ठंडे हो जाते हैं तो उस टाइम पे बनते हैं। सिल और डाइक, जैसा कि इनका नाम है, सिल का मतलब क्या होता है, एक सिल्ली के रूप में, आप बर्फ की एक सिल्ली के रूप में देख सकते हैं। सिल पृथ्वी की परत की दरारों में क्षैतिज रूप से क्या हो जाता है, भरने से वो जम जाता है, जिससे कि आंतरिक भागों में ये इसका निर्माण होता है। डाइक दूसरी ओर चट्टाने परतों को दीवार की तरह काटने वाले ऊर्ध्वाधर अंतर्वेश है। एक आपका वर्टिकल होता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जो सिल और डाइक है। उसके बाद है लेकोलिथ। ये गुंबदकार इंट्रूसिव पार्ट हैं, वो तब बनते हैं जब मैग्मा चट्टानें पृथ्वी के परतों को ऊपर की तरफ धकेलता है और उनके अंदर फकोले की तरह उभारता है। फकोले का मतलब क्या है, आप लोगों को एक गुंबद आकार के रूप में एक आकृति देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है फैकोलिथ। ये लेंस के आकार के भाग हैं जो मोदीजा चट्टानों में परतों में मोड़ों में दब जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हैं। उसके बाद मोनाडनोक है, इंसलबर्ग जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग पहाड़ियाँ या पर्वत हैं जो आसपास के परिदृश्य से अलग दिखाई देते हैं। ये तब बनते हैं जब प्रतिरोधी चट्टान, कोई भी आपकी चट्टान होती है अक्सर मैग्मा या के द्वारा जो बची रह जाती है, जबकि नरम चट्टान अक्सर से घिस जाती है। तो आप लोगों के सामने ये जो सामने एक डायग्राम है वो इस चीज़ को बता रहा है, भाई डाइक क्या है, सिल क्या है, उसके बाद लेकोलिथ क्या है, उसके बाद बैथोलिथ क्या है, उसके बाद स्टॉक क्या है, ये वेंज क्या है। तो आप लोगों को जब ये डायग्राम को देखोगे तो आप लोगों को सभी प्रकार की जो अंतर्वेशी जो स्थलाकृतियाँ हैं लावा के द्वारा जो मैग्मा के द्वारा जो बनती है ज्वालामुखी के द्वारा, वो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद है बहिर्वेशी ज्वालामुखी स्थल रूप। वो कौन कौन से हैं, ये तब बनते हैं जब मैग्मा फटकर पृथ्वी के बाहर आ जाता है। पहला है फिशर वेंट। ये पृथ्वी की परत में लंबी दरारें होती हैं जो लावा को न्यूनतम विस्फोट के साथ साथ निरंतर प्रवाह के साथ बाहर निकलने देते हैं। सेकंड है शंकु वेंट। शंकु वेंट का मतलब क्या होता है, शंकु का आप लोगों को पता लगे कैसे होते हैं। ये क्लासिकल ज्वालामुखी आकार के हैं जिनमें केंद्रीय वेंट होता है
राख और लावा को हिंसक विस्फोट वेंट के चारों ओर जमा होकर शंकु जैसे रूप का निर्माण करते हैं। जैसे कि जैसा शंकु दिखाई देता है वैसे वैसे जहाँ से भी मैग्मा निकलता है वहाँ पर ये शंकु की तरह आकृति के हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद है मध्य महासागरीय कटक। इसका आप लोगों को पता है कि पानी के नीचे पर्वत की श्रृंखलाएं हैं जो निरंतर समुद्रों तक फैलाव के कारण लगातार फैली हुई है। यहाँ पर जो लावा है वो कम चिपचिपा है और आसानी से बहता है, जिससे बेसाल्ट चट्टानों का जो विशाल है वो निर्माण होता है। उसके बाद है आपका ढाल ज्वालामुखी। ये तरल बेसाल्टिक लावा प्रवाह से बने चौड़े धीरे धीरे ढलान वाले ज्वालामुखी हैं जो अन्य प्रकार की तुलना में कम विस्फोटक रूप से फैलते हैं। उसके बाद है लावा पठार। जब बड़े भाग के अंदर लावा फटकर विशाल क्षेत्र में फैलता है तो ये ठोस होकर सपाट पठार बनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कोलंबिया पठार है और भारत का जो डेक्कन का पठार है वो लावा पठार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद कोल्डेरा है। ये बड़े कड़ाई जैसे गड्ढे होते हैं जो शक्तिशाली विस्फोट के बाद मैग्मा चैम्बर की छत में धंसने से बनते हैं। मतलब जैसे एक कड़ाई होती है ना बड़ी सी, जो आप लोग ये मानो कि जो उसकी हलवाइयों की जो कढ़ाई होती है उसकी तरह दिखाई देते हैं। लावा गुंबद क्या होता है, जैसा नाम है गुंबदकार उभार के होते हैं जो चिपचिपे लावा के धीमे भाव से बनते हैं। मतलब जो धीमा भाव होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है गुंबद के रूप में ये बन जाता है जो वेंट के चारों ओर ठंडा होकर और जम जाता है। उसके बाद आता है आपका ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव। पहला प्रभाव, ज्वालामुखी क्रियाओं के ज़्यादातर विनाशी हैं। पहला, भूकंप। जब भी कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो उस कंडीशन में जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें भूकंप के झटके महसूस होंगे। दूसरा, जलवायु पे प्रभाव। जब ज्वालामुखी फटता है तो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में गैसें, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल छोड़ता है, जिससे क्या होता है मौसम का पैटर्न बिगड़ जाता है और अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकता है। उसके बाद है पायरोक्लास्टिक प्रवाह। विस्फोट अक्सर अत्यधिक गर्म गैस और मलबे के बादलों को उत्पन्न करते हैं जिसे पायरोक्लाइट प्रवाह कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसा दिखाई देगा जब जहाँ पे विस्फोट होगा जी एक पूरे आसमान के अंदर जो धूल के गुब्बारे आ गए। इससे क्या होता है, इससे तेज गति से तापमान पर चलते हैं और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देती है। मतलब बहुत ज़्यादा तापमान होता है तो ये जो बादल होते हैं, प्रवाह होता है, तो जो भी रास्ते में कोई चीज़ आएगी उसको जला देगा। तो आपका जो स्पेशल रूप से फ्लोरा और फौना है उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचेगी। ज्वालामुखी राख है। ज्वालामुखी राख छोटे छोटे चट्टानों खनिज टुकड़ों से बनी होती है जो सांस लेने पर गंभीर स्वास्थ्य का खतरा पैदा कर सकती है। ठीक है, उच्च सांद्रता में घातक भी हो सकती है। ज्वालामुखी क्रियाओं के रचनात्मक प्रभाव। पहली, जो भी आपकी ज्वालामुखी राख है या सिल्का है या ऑक्सीजन है, मैग्नीज है, पोटाशियम है, इनसे भरपूर होती है। तो जो भी चट्टान बनेगी, टूटने फूटने से जो मिट्टी बनेगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। सेकंड, एक ही स्थान पर बार बार विस्फोट होने से पूरी तरह से नई मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। तीसरा, जब कोई भी गर्म मैग्मा किसी भी चट्टान के साथ संपर्क में आता है तो उसके टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होता है कि उसका जो कायंत्रण कर देता है, जिससे कि नई कायंत्रित चट्टानों का निर्माण होता है। उसके बाद ज्वालामुखी झीलें हैं। विस्फोट के बाद बड़े बड़े जो क्रेटर होते हैं समय के साथ उनमें पानी बढ़ जाता है और ये जो है क्रेटर झीलों के अंदर ये बढ़ जाते हैं। बहुत सारी जो झीलें हैं मीठे पानी का स्रोत बनी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी झीलें जो पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन भी करती हैं। ज्वालामुखी गीजर का निर्माण होता है क्योंकि जब भी ये ऐसा चीज़ होती है तो उस कंडीशन में जो भी इसके साथ संपर्क में आता है उस तापमान के कारण, तो उसके अंदर क्या होता है कि गर्म पानी के जो गीजर हैं, चश्मे हैं, वो आपके इसकी वजह से बनते हैं। उसके बाद जो मेन आता है निष्कर्ष। एक शक्तिशाली और बहुआयामी भूवैज्ञानिक घटना है। जैसे जैसे हम ज्वालामुखी प्रक्रियाओं को समझ से आगे बढ़ रहे हैं, हमें न केवल संबंधित खतरों को कम करने का प्रयास करना चाहिए बल्कि हमारे ग्रह के निरंतर विकास हो रहे भूवैज्ञानिक परिदृश्य में ज्वालामुखी के रचनात्मक योगदान की सराहना भी करनी चाहिए। इसलिए विनाशकारी भूकंप और जलवायु व्यवधानों से लेकर उपजाऊ मिट्टी और अनोखे भूवैज्ञानिक विशेषताओं के निर्माण तक फैले हुए हैं। तो हमें मुख्य रूप से जो आपका ज्वालामुखी है उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने के प्रयास करने चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? आप लोगों की जो ये वीडियोस हैं आप लोगों की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। कृपा करके वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जब भी बेल आइकन को दबा लें, जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों तक प्राप्त हो। बहुत अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।